ठंड में एक रजाई में सोने वाला ससुराल के 16 लोग। आप सभी बिना रजाई के कैसे सोते हो? मुझे तो ये सब देखकर काफी हैरानी होती है। अब तो आदत पड़ गई है बहन, और हल्की सी ठंडी ही तो है, चादर ओढ़कर बर्दाश्त कर लेते हैं हम। तुम्हारा परिवार भी तो काफी बड़ा है गायत्री जी, आपको रजाई ले लेनी चाहिए। हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, कितने सारे खर्चे हैं, अब इससे तो कोई वंचित नहीं है। और ऊपर से हम गरीब, इनकम भी उतनी नहीं है। ऊपर से बहनों आप सभी कह रही हो कि रजाई ले लो। जैसी आपकी इच्छा बहन जी, हम आप पर कोई जोर जबरदस्ती का दबाव नहीं डाल रहे हैं। जिसके बाद सारी पड़ोसनें और गायत्री जी अपने अपने घर चली जाती हैं। वहीं कुछ दिनों बाद आप सभी एक साथ ऐसे जा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दीदी मैं तो कहती हूँ आप भी चलो। अगर मैं सच में चली गई तो ये घर कौन देखेगा? और तुम जानती ही हो हमारा घर कितना गरीब है, हमारे पास पैसों की कितनी तंगी है, तो घर में किसी का रहना जरूरी है जो घर की देख रेख करे। वैसे देवरानी जी, आपके बिना बिल्कुल भी वहाँ मन नहीं लगने वाला है, लेकिन अब इतने सालों बाद भगवान के घर से बुलावा आया है तो जाना तो पड़ेगा ही। जिसके बाद पूरा परिवार 4 धाम की यात्रा के लिए निकल जाता है। गणेश जी का परिवार बहुत गरीब था, इसलिए सभी मर्द मिलकर कमाते और मिलकर घर में सहयोग भी करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन, ये तो गायत्री का बेटा राहुल है ना, बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। हाँ आंटी जी, भगवान ने शक्ल ही अच्छी दी है, बाकी कमाई भी अच्छी कर देते तो बहुत गनीमत होती। सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। गायत्री जी का परिवार भले ही काफी गरीब था, पर सब मिलजुल कर प्यार से रहते थे। वहीं जब से कमला ने राहुल को देखा था, उसने तुरंत ही राहुल को अपनी मुंह बोली भतीजी पल्लवी के लिए पसंद कर लिया था। और एक बार जब गायत्री और कमला बाजार से साथ लौट रही होती हैं तो, बहन अब तो तू 50 की हो गई है, बुढ़ापे में भी कब तक ये बाजार का सामान ढोएगी, घर का काम करेगी। अब तो बहू लिया, तेरी गृहस्थी तूने संभाल ली, अब बहू को संभालने दे। हाँ, कंचन के बाद मेरा राहुल ही सबसे बड़ा है। कंचन तो विदा हो गई, अब मुझे भी लगता है कि बहू ले आनी चाहिए। लेकिन हम गरीबों को लड़की देगा कौन? अच्छे घर की लड़कियां तो बड़े और अच्छे घर में ही जाती हैं, क्यों इस गरीब के घर बेटी ब्याहेगा कोई? अरे नहीं गायत्री, मेरे वो जो एमपी वाले भैया हैं, उनकी बेटी है पल्लवी, बहुत सुंदर है। भैया बस अच्छे घर की तलाश में है, अमीरी गरीबी से फर्क नहीं पड़ता, वो भी गरीबी है, लेकिन इकलौती बेटी है तो उसके लिए काफी जोड़ रखा है, जीवन भर की जमा पूंजी। गायत्री घर पर पति और बेटे को बताती है। गणेश और राहुल भी रिश्ते के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद गायत्री जी बहू को देखने उसके घर जाती हैं, जहां उन्हें पल्लवी काफी पसंद आती है। देखिए भाई साहब, हम गरीब हैं और हमारे यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है आपकी बेटी को देने के लिए। बाकी प्यार, इज्जत, सम्मान और ससुराल का सारा स्नेह भर भर कर मिलेगा। बस मुझे यही चाहिए कि मेरी बेटी खुश रहे, और गरीबी तो हमने भी देखी है। इकलौती बेटी है, उसके लिए कुछ न कुछ तो करना ही है। भाई जब रिश्ता पक्का हो ही गया है तो लीजिए, मिठाई खाइए, खुशियाँ बांटिए। माइमा सभी का मुंह मीठा कराती है और राहुल पल्लवी का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों के बाद शादी की तारीख भी निकल आती है। अरे गायत्री, तूने ठीक नहीं किया, इतनी जल्दी हड़बड़ी में बहू भी पसंद कर ली। जेठानी जी, बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला था, अब ऐसे में मैं कैसे मना कर देती, इसीलिए हाँ बोल दिया। और वैसे भी शादी के दिन से पहले तो आप लोग आ ही जाएंगे, तब तक मैं आपको होने वाली बहू की फोटो भेज रही हूँ। लो देख लो, कितनी सुंदर बहू है। सभी बहू की फोटो देखने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और कुछ ही दिनों में पूरा परिवार घर आ जाता है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सभी बारात में जाकर खूब नाचते हैं और पल्लवी की शादी राहुल से हो जाती है। जिसके बाद पल्लवी विदा होकर अपने ससुराल आती है। पल्लवी इकलौती थी, इसलिए उसके पापा ने दहेज में ढेर सारा सामान दिया था। बहू अब दरवाजे पर खड़ी थी और सास आरती की थाली लेकर आती है। आज घर बिल्कुल भरा हुआ था। एक पल को पल्लवी हैरान रह जाती है। मेरे ससुराल में तो 4 लोग ही थे, अचानक इतना बड़ा परिवार कहाँ से आ गया? नहीं, शादी का घर है, रिश्तेदार होंगे। अरे भाभी, आप क्या सोच रही हैं? कलश को दाएं पैर से गिराइए और गृह प्रवेश करिए। पल्लवी अपना गृह प्रवेश करके घर में आती है, जहां सच में कोई सुविधा नहीं होती। कुछ देर बहू बाहर सभी घर वालों के साथ बैठी रहती है, फिर नंद उसे कमरे में लेकर आती है। हे भगवान, अच्छा हुआ पापा ने दहेज का थोड़ा बहुत सामान दे दिया, वरना मेरी तो हालत ही खराब हो जाती इस ससुराल में। जिसके बाद पल्लवी अपने कमरे में मायके से मिली रजाई ओढ़कर ठंडी में बैठी थी। कितनी गर्म रजाई है और बाहर कितनी ही ठंडी है। ये राहुल जी कमरे में कब आएंगे?
बड़ा अजीब लग रहा है अकेले यहाँ बैठना। थोड़ी देर में राहुल कमरे में आता है। दोनों देर तक बातें करते हैं। फिर कुछ देर बाद अजी अब सोते हैं, नींद लगी है। पल्लवी पति को भी रजाई उड़ा देती है। अरे वाह, ये रजाई तो काफी गर्म और आरामदायक है। हाँ, ताकि मुझे ठंडी ना लगे। अच्छा, हमारे घर में तो एक भी रजाई नहीं है। सब चादर ओढ़ कर सोते हैं। ताई जी, ताया जी, दादी, दादा, पापा, मम्मी, चाचा, चाची, सारे कजन। पल्लवी ये सुनकर हैरान हो जाती है। इतना बड़ा परिवार? हाँ, रिएक्ट तो ऐसे कर रही हो कि तुम्हें नहीं पता था। आप लोगों ने बताया नहीं। शादी में भी हमारे घर वालों को लगा सब बाराती है, घराती कोई नहीं है। और अब देखो इतनी बड़ी फैमिली। कोई ना, अब शादी हो गई है तो 16 लोगों का परिवार हो या 116, क्या ही फर्क पड़ता है। जिसके बाद पल्लवी और राहुल सोने लगते हैं कि तभी चाची जी का बेटा बबलू शैतानी करके पल्लवी और राहुल के कमरे में आता है और पीछे पीछे विनीता भी आती है। भाभी, आज मुझे आपके पास सोना है। भैया आज नहीं भाभी, और आपके पास सो जाऊं क्या? अब बच्चे की बात को राहुल और पल्लवी कैसे मना करते, इसलिए दोनों चुपचाप हामी भर देते हैं। ऐसे ही बबलू बिस्तर में घुसता है। पीछे से विनीता भी वहां आ जाती है और वो घर में पहली रजाई देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, घर में पहली बार रजाई आई है। वाह भाभी, आप कितनी लकी हो, आपके पास रजाई है। आपके पापा ने दी है ना? हाँ भाभी, आज हम आपके कमरे में ही रहेंगे। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। मुझे तो आपसे ढेर सारी बातें करनी थी। इस तरह से विनीता बातें बनाने लगती है और शादी की पहली रात ही देवर और नंद बहू के कमरे में आकर उसके रजाई में घुसकर सो जाते हैं। और अब पल्लवी बेड के एकदम कोने में आ जाती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकती थी। वहीं दोनों नंद और देवर दिसंबर की ठंडी में रजाई की गर्माहट में आराम से सोते हैं। बहू, अब दोनों बच्चे तेरे पास सोए हैं तो सोने दे। नई भाभी के आने के एक्साइटमेंट में तेरे बिना रह ही नहीं पाए हैं दोनों। जी चाची जी। पल्लवी को इस तरह उसके और राहुल के बीच सोए दो बच्चों को देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। आज हमारी सुहाग रात थी और ये बच्चों को देखो। पल्लवी गुस्से से उठकर उसके मायके से आए सोफे पर चादर ओढ़कर सो जाती है। रात में उसे काफी ठंड भी लग रही थी, लेकिन वो जैसे तैसे सो जाती है। अगली सुबह पल्लवी जल्दी से उठकर नहाकर तैयार हो जाती है, क्योंकि आज ससुराल में उसकी पहली रसोई थी। बहू, आज पहली रसोई में जायकेदार खाना होना चाहिए कि खाकर मजा आ जाए। जी ताई जी। कविता, भाभी को बता दे कि सामान कहाँ रखा हुआ, और बहू सब कुछ किफायत से इस्तेमाल करना। तुझे तो पता है हम कितने गरीब हैं, तो यहाँ हर चीज लिमिटेड होती है। जी माँ जी। जिसके बाद पल्लवी ससुराल की मिट्टी की रसोई में खाना बनाना शुरू करती है। वो चूल्हे पर ही सबसे पहले आलू उबालती है और आलू के पराठे बनाती है। वहीं उसी आलू से सभी के लिए दम आलू तैयार करती है। बहू, ये ले, मैं खेतों से सब्जियां ले आया हूं, इसे बना लेना। जिसके बाद पल्लवी सारी सब्जियां साफ करने बैठ जाती है और उसे काटकर छौंककर बढ़िया से रसेदार सब्जी और मिक्स वेज विद पराठा और पूड़ी बनाती है। साथ में जीरा राइस और खीर भी बनाती है। वहीं खाने के समय सारे 16 लोग लाइन में बैठ जाते हैं। बेचारी पल्लवी सभी को अकेले ही खाना परोसती है और खिलाती है। अरे भाई, मानना पड़ेगा, एक छोटे परिवार की लड़की इतने बड़े परिवार में आकर इतना सारा खाना बना रही है। हाँ, आजकल हर किसी के बस की बात नहीं है ना। वैसे बहू, खाना बहुत बढ़िया बना है। भाभी, बहुत ही टेस्टी और चटपटा खाना बना है। अब से आप बनाओ खाना, मैं तो आपके हाथ के खाने का फैन हो गया हूँ। हाँ भाभी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बना है। बहू, ये ले तेरी पहली रसोई का नेग। इस घर की सबसे बड़ी बहू है तू, तो यहाँ की सारी जिम्मेदारियां अभी तुझे ही निभानी है। ये अंगूठी मेरी माँ ने मुझे दी थी, अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, तू इसे संभालना। ये तेरी पहली रसोई का नेग है। पहली रसोई में इतना बढ़िया तोहफा पाकर बहू खुश हो जाती है। वहीं उसकी चाची, ताई सास और सास भी बहू को बढ़िया तोहफे देती है। सब बहू के लिए कुछ न कुछ लाए थे। किसी ने साड़ी, किसी ने हैंडबैग और किसी ने मेकअप। वाह, इतना सा कुछ गिफ्ट मिला है। वैसे ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट आई एम लकी कि इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला। मैं खामखा डर गई थी 16 लोगों का परिवार देखकर। बहू की पहली रसोई बड़े ही अच्छे से हो जाती है। पल्लवी किचन समेटकर दोपहर में सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं कमरे में तीनों सास आपस में बात कर रही थी। पता है दीदी, कल मेरे बबलू और विनीता पल्लवी बहू और राहुल बेटा के कमरे में सोने के लिए गए थे। बहू को रजाई मिली है मायके से। हाँ, मैंने भी देखा। बहू की नसीब ही अच्छी है, वरना हमारे नसीब में रजाई कहाँ है। बनवाने जाओ तो इस कपती ठंडी में रजाई कितनी महंगी है। तीनों सास बहू चादर में पैर डाले बैठी हुई थी।
देख रही हो, दिसंबर की ठंडी अभी शुरू ही हुई है और इसने हालत खराब कर दी है। चलो हम बहू के कमरे में चलते हैं, उसके कमरे में तो रजाई है, हम आराम से रजाई में घुसकर सोएंगे। यह ठीक रहेगा। तीनों सास बहू से मिलने और बात करने के बहाने उसके कमरे में जाती हैं, जहां बहू ऑलरेडी आराम कर रही थी। अरे बहू रानी, सो रही हो क्या? हाँ चाची, दोपहर है, अभी भी इतनी ठंडी है कि सोने का मन कर रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोपहर में आराम कर लिया जाए। हाँ बहू, सही सोचा। अच्छा बहू, थोड़ा हट कर तो बैठूं, बड़ी ठंडी लग रही है। अरे मैं तो भूल ही गई चाची, माँ जी और ताई जी, आप लोग बैठिए ना। तीनों सास बहू के साथ उसके बेड पर बैठ जाती हैं और वहां यहाँ की बातें करने लगती हैं और धीरे धीरे बहू के बेड पर जगह बनाकर पसर जाती हैं और तीनों रजाई ओढ़कर शाम तक आराम से सोती हैं और रजाई की गर्माहट में उन्हें पहली बार इतनी बढ़िया नींद आई थी। एक तो रात में उन बच्चों के कारण मेरी नींद नहीं पूरी हुई और ये मेरी तीन सास अब दिन में रजाई हड़पने आई हैं। कोई ना, रात में तो आराम से रजाई ओढ़कर सोऊंगी। ये सोचकर पल्लवी शांत हो जाती है। वहीं शाम में जब पल्लवी रसोई में सभी के लिए खाना बना रही थी तो कविता और नीरज दोनों उसकी रजाई में घुसकर अपने कॉलेज का असाइनमेंट कर रहे थे। भाई देखना, भाभी की रजाई कितनी गर्म है और हमारे घर में अगर ऐसी और रजाई आ जाए तो हम भी मजे से इसे ओढ़कर सोएंगे। पढ़ पहले, तेरी पहली कमाई से पहले हम रजाई ही लेंगे। पता भी है हजारों रुपए लगते हैं एक गर्म रजाई बनाने में, कम से कम 5 से 10 हजार रुपए। ये तो बहुत ही ज्यादा है। कोई ना, तब तक हम इसी रजाई में गर्माहट लेते हैं। थोड़ी देर बाद खाना बन जाता है और बहू फिर से लाइन से अपनी जॉइंट फैमिली को बिठाकर सभी को खाना खिलाती है और सभी खाना खाकर आग तापने चले जाते हैं। वहीं पल्लवी खाना खाकर भारी ठंडी में बर्तन धोने बैठ जाती है। अभी बर्तन धो लेती हूँ, वरना सुबह तक ये बहुत ठंडे हो जाएंगे। वैसे भी जो थोड़ी बहुत ठंडी लगेगी रजाई में जाकर तो दूर ही हो जाएगी। जिसके बाद बहू काम करके अपने कमरे में जाकर आराम से रजाई में घुसकर सो जाती है। वहीं आग सेकते समय इतनी गर्मता तो ये आग तापने में भी नहीं लग रही है जितनी बढ़िया बहू की रजाई है। अच्छा ऐसी बात है क्या? तब तो मुझे भी बहू की रजाई ओढ़नी है। इस ठंडी में वैसे भी अब बर्दाश्त नहीं होती ठंडी। ऐसी सभी बातें करने लगते हैं। आज पल्लवी को लगता है कि वो अपनी गर्म रजाई में चैन से सोएगी। आधी रात बीती थी, बाहर ज्यादा ठंड होने के कारण आज घर के बाकी मेंबर जो चद्दर ओढ़कर सो रहे थे सभी को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी और सबसे ज्यादा ठंडी तुलसी और भानु को लग रही थी क्योंकि दादी ऑलरेडी बूढ़ी हो गई थी। रात में दादी ठंड से कांप रही थी। अरे दादी, आपको तो बहुत ठंड लग रही है। माँ को अगर कुछ गर्म नहीं उड़ाया तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। जिसके बाद रघु बहू के कमरे से रजाई मांग कर लाती है और माँ बाऊजी को उड़ाती है, जिससे अब दादी को ठंड लगना कम हो जाती है। लेकिन पल्लवी और राहुल इस ठंडी में ठिठुर जाते हैं। पल्लवी ये सोचती है कि दादी की तबीयत खराब थी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब रोजाना घर के मेंबर बहू की रजाई दिन में तो ऑक्यूपाइड करके ही रहते और रात में भी वो उसे ऑक्यूपाई करते। कभी कोई बुखार का बहाना बनाता तो कभी ये कहता कि उसके कमर में दर्द है तो डॉक्टर ने कहा है कि रजाई में ही सोना। ऐसे दिन बीतते हैं और एक दिन जब नव्या आधी रात को ठंड से कांपते हुए राहुल और पल्लवी की रजाई में जबरन घुसकर सो जाती है तब तो हद हो जाती है। हे भगवान, इस घर में रजाई नहीं है तो क्या सभी को मेरे मायके से आई हुई रजाई ही दिख रही है? अब पल्लवी ससुराल वालों की इन हरकतों से चिढ़ने लगती है और कुछ ही दिन ऐसे बीतते हैं और फिर मुझे लगता है मुझे रजाई थोड़ी सी बड़ी कर देनी चाहिए। कोई भी सोए, कम से कम मेरे लिए थोड़ी जगह मिले। इसी विचार से पल्लवी 4 लोगों के ओढ़ने की रजाई में 2 चद्दर जोड़ती है और जुगाड़ लगाकर ससुराल में रखी पुरानी तकियों के अंदर से चिंदी और पुराने खराब गद्दों से कुछ रुई निकालकर रजाई में भरती है और बढ़िया से टांके मारकर सिल देती है। वाओ, फाइनली मेरी रजाई तैयार हो गई। अब तो इसे ओढ़कर सोने में मजा आ जाएगा। पल्लवी ने रजाई बड़ी कर दी थी। यह देखकर घर वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। भाभी ने रजाई कितनी बड़ी कर दी है, अब तो मैं भाभी वाली रजाई ओढ़कर ही सोऊंगा। नहीं नहीं, मैं ओढ़ूंगी। देखो ना बाहर कितनी ठंडी है, मेरी तबीयत खराब हो गई तो। दोनों जन ओढ़ लेना, झगड़ो नहीं, पढ़ाई करो, आपके स्कूल का समय हो रहा है। फिर पल्लवी घर के कामों में लग जाती है। पल्लवी माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं राहुल जी, परिवार के लिए इतना तो कोई भी करता है और एक रजाई ही तो है, ठंडी तो सबको लगती है। पल्लवी की अंडरस्टैंडिंग सबको पसंद आती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यही अंडरस्टैंडिंग उसके लिए खतरा बन जाएगी।
बहू ने जो रजाई बढ़ा दी थी उस कारण अब दिन में भी घर वालों को ठंड लगती तो सभी बहू की रजाई लाकर ओढ़ लेते। अरे बस यहाँ से बाहर तक चीनी लाने गया था और देखो ठंड से हाथ पैर पाला हो गए हैं। अरे मैं भी बस शर्मा जी को उनकी रामायण की किताब देने गया था। अरे वहां से आते आते ठंडी हवाएं कान में घुस गईं। अरे पूरा बदन कांप गया। आप मर्दों को इतनी ठंडी लगती तो सोचो हम घर की औरतों का क्या होगा। सारा दिन घर के बाहर से कितनी ठंडी हवा अंदर आती है, हालत खराब हो जाती है। वो तो अच्छा है कि बहू की रजाई है, बहू सारा काम कर देती, हमें परेशान भी नहीं करती और हम बहू की रजाई ओढ़कर गर्माहट लेते हैं। बहू चाय बन गई? हाँ माँ जी, बस लेके आ ही रही हूँ। पल्लवी सारा दिन ठंडी में एक शाल ओढ़े ठिठुर कर सारा काम करती और रात में भी रजाई बढ़ाने के बावजूद घर वालों के चलते उसे चद्दर ओढ़कर सोना पड़ता। एक काम करती हूँ, इसे 12 लोगों के लिए ओढ़ने लायक कर देती हूँ। फिर राहुल जी, मैं और आप, हम दोनों भी हॉल में ही सोया करेंगे। हाँ पल्लवी, तुम सही कह रही हो, कम से कम ठंडी से बचेंगे, यही बहुत है। हाँ जी, वो क्या है ना, अब ठंडी के कारण हालत खराब हो रही है। जिसके बाद पल्लवी को याद आता है कि उसके ससुराल के पास ही पोइट्री फार्म है, तो क्यों ना वहां से ढेर सारे पंख लाके रजाई में भर दें। रजाई फ्लफी भी रहेगी और बढ़ भी जाएगी। जिसके बाद पल्लवी पास के पोल्ट्री फार्म में जाकर वहां से ढेर सारे पंख ले आती है और उन्हें सैनिटाइज कर देती है ताकि उसके अंदर की स्मेल खत्म हो जाए। उसके बाद बहू अपनी तीनों सास की पुरानी साड़ियां लेकर उसे जोड़कर रजाई को और बड़ी करती है और 12 लोगों के सोने भर की रजाई तैयार करती है। उसमें सारे पंख भर देती है जिससे रजाई और भी ज्यादा गर्म और गुलगुली हो जाती है। जैसे जैसे बहू रजाई बड़ी कर रही थी, समय के साथ बाहर की ठंडी भी बढ़ती जा रही थी, जिस कारण घर वालों को अब ठंडी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पहले घर में रजाई नहीं थी तो सारा दिन आग सेकनी पड़ती थी, अब तो बहू के कारण बहुत सुकून हो गया है। लेकिन मेरी बूढ़ी, ऐसा लगता है जब से हम रजाई ओढ़ने लगे हैं तब से बाहर की ठंडी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, वरना पहले इतनी भी ठंडी नहीं लगती थी। सो तो है जी, लेकिन रजाई में सोने में मजा आता है। अब घर के लोग बड़े मजे से रजाई में घुसकर सो रहे थे, तभी आगमन होता है प्यारी हमारी बहुरानी के प्यारे प्यारे बुआ सास और फूफा ससुर का। आइए आइए बुआ, कैसे आना हुआ? अपने घर भी आने के लिए बात करके आऊं क्या बहू? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी बुआ। फिर बहू चाय नाश्ता लाती है और बुआ फूफा जी की बाकायदे खातिरदारी करती है। अरे जब से सासू माँ ने पम्मी को बहू के मायके से आई रजाई के बारे में बताया है, इसे तो रहा ही नहीं जा रहा था। कहती है कि मैं पूरी ठंडी मम्मी के यहाँ ही बिताऊंगी। आप पूरी ठंडी बिताने आई हैं? और क्या, खुद तो अच्छे घर की बहू ले आए, साथ में रजाई, और मुझे गरीब घर में धकेल दिया, कुछ दिया भी नहीं, तो आऊंगी नहीं। सारी भाभियां अपना माथा पीट लेती हैं। 20 साल हो गए इनकी शादी को, तब जो दिया था अब तक बचा नहीं और बातें करती हैं कि कुछ दिया नहीं। एक तो एक रजाई और सोने वाले इतने सारे, जिस वजह से घर वाले बहुत परेशान थे कि वो कौन कौन सोए। और इस तरह अब रात में सभी के बीच रजाई को लेकर खींचतान शुरू हो जाती है कि मुझे भी रजाई चाहिए, मुझे भी चाहिए। मैं कमरे में ही सो जाऊंगी, आप लोग यहाँ सो जाओ। मैं भी कमरे में ही चलता हूँ, हम चद्दर ओढ़कर सोएंगे। हाँ, बहुएं भीतर ही अच्छी लगती हैं। गरम तवे पर रोटी नहीं, इन्हें सेकना चाहिए और मुझे उल्टा ज्ञान दे रही हैं। पल्लवी वहां से चली जाती है। वहीं 12 लोगों की रजाई में अभी भी 15 लोग घुसकर सो रहे थे, जिस वजह से कोई एक रजाई खींचता तो 3 लोग रजाई से बाहर हो जाते और पूरी रात रजाई की खींचतान और तानेबाजी की आवाजें आती हैं। एक तो ठंडी और दूसरी तानेबाजी की आवाज, जिससे पल्लवी की अब नींद भी पूरी नहीं होती। और जब से बुआ आई थी रोज यही कहानी थी। ऐसा लगता है कि पापा ने रजाई देकर गलती की, बिना रजाई के ही मैं सो जाती। बहू छत पर कपड़े फैलाते हुए बड़बड़ा रही थी कि तभी पड़ोसन। समझ सकती हूँ बहू रानी, बड़ी गंभीर स्थिति से गुजर रही हो। कह दो ससुराल वालों को कि एडजस्ट करें, इतना किसी को तंग करना ठीक नहीं है। काकी मैं देख लूंगी क्या करना है। समझाओ, ऊपर से एटीट्यूड। हाँ। पल्लवी नीचे आती है और वो डिसाइड करती है कि रजाई को इतनी बड़ी बनाएगी कि घर के सारे मेंबर उसे ओढ़ कर सो सकें। और वो अपनी सारी सास से एक एक पुरानी साड़ी मांग कर लाती है और घर में बच्चों के जो पुराने फटे कपड़े थे उनसे कतरन बनाती है। बाजार से थोक में सस्ती रुई लेकर आती है और 5 घंटे बैठकर 12 लोगों के सोने वाली रजाई को खोलकर साड़ी का खोल बनाकर उस रजाई का साइज बड़ा करती है। और उसके बाद कपड़ों की कतरन, थोक में लाई हुई रुई और थोड़े बहुत पंख और ऐड करके रजाई को 16 लोगों के सोने के लिए तैयार करती है।
अब देखती हूँ कि कैसे घर वाले इस रजाई में फिट नहीं होंगे। पल्लवी ने 16 लोगों के ओढ़ कर सोने के लिए रजाई तो तैयार कर दी थी, लेकिन आगे आने वाली मुसीबत का उसे ज्ञान भी नहीं था। अभी सभी बहुत खुश थे कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में अब सभी आराम से रजाई ओढ़ कर सोएंगे। जैसी रात का खाना होता है, पूरा हॉल खाली करके सब लोग कंबल सब बिस्तर लगा लेते हैं ताकि एक साथ 16 लोग बड़ी सी रजाई में ओढ़ कर सो सकें। लेकिन ये क्या, हॉल का साइज ही इतना बड़ा नहीं था कि 16 लोग एक साथ हॉल में सो पाए, जिस कारण सभी के ऊपर एक लद कर सो रहे थे। अरे छोटी भाभी, कितनी मोटी हो, थोड़ा सा सरक नहीं जाती? अपना वजन देखो पहले। हाँ बड़ी, कहाँ सरकूं? और अगर सरक गई तो माँ जी को सफोकेशन होने लगेगा। अरे भैया, थोड़ा थोड़ा सा साइड तो हो जाओ, मेरे ऊपर लद गई हो, बड़ी उबासी लग रही है। अरे मैं कहाँ लदा हूँ, मेरे ऊपर खुद पिंकू लद कर सो रहा है। अरे देवरानी जी, अपना हाथ हटाओ ना, बड़ा भारी लग रहा है। कहाँ जाऊँ दीदी, यहाँ हॉल में इतनी जगह ही नहीं है तो मेरी क्या गलती। अच्छा हुआ हम किनारे पर हैं, बीच में सबकी हालत खराब हुई पड़ी है। अरे थोड़े दिन ऐसे ही सोने दो, बहुत परेशान किया है सबने तुम्हें, अब वो भी थोड़ा परेशान हो। राहुल और पल्लवी रजाई का किनारा ओढ़कर सो रहे थे तो उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन जो लोग बीच में थे उनकी हालत खराब हो चुकी थी। कोई किसी पर पैर लाद रहा था, कोई फड़फड़ा ले रहा था, किसी को किसी का हाथ लग रहा है। पूरी रात सभी रजाई की गर्माहट के चक्कर में ढंग से सो नहीं पाते, लेकिन फिर भी सभी को रजाई तो ओढ़नी ही थी। दिन में बहू, तूने रजाई तो बड़ी बढ़िया बनाई, लेकिन अब हम इस हॉल का क्या करें? ठंडी से बचने के लिए रजाई ओढ़ने के लिए दीवार तोड़ने के बारे में सोचना भी मत, वरना पूरी ठंड घर के बाहर ही सुलाऊंगी आपको। ठंडी ने ऐसे ही हालत खराब कर रखी है, अब तुम तो मत डराओ देवी। सभी हंसने लगते हैं। अरे 16 लोगों के ओढ़ने के लिए रजाई बना दी, घर में इतनी जगह क्यों नहीं बनाई? आपकी वजह से आपके घर के एकमात्र जमाई यानी कि मुझे कितनी परेशानी हुई रात में, पता भी है? अरे दामाद जी, इतनी परेशानी थी तो आना ही नहीं था। अब रजाई का मजा लेने आए हो तो थोड़ी दिक्कत तो झेलनी ही होगी ना। रंजीत और पम्मी का मुंह बंद हो जाता है, लेकिन पम्मी बुआ आसानी से कहां अपने ससुराल जाती, उन्हें तो रजाई के मजे लेने थे। अब रोज रात को सभी 16 लोग रजाई ओढ़कर सोते और जगह कम होने के कारण सभी को एक दूसरे से चिपक कर सोना पड़ता। किसी का हाथ दबा, किसी का पैर दबा, किसी की गर्दन तो किसी का पेट। ऐसे ही दिन बीतते हैं। शुरुआती एक हफ्ते तो आसानी से कट जाते हैं। अब बहू को लगता है कि परेशानी नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे ऐसे चिपक चिपक कर सोने से सास और ताई सास की गैस की परेशानी बढ़ जाती है। रात में उन्हें बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। ताई जी, माँ जी, ये अजवाइन का पानी पी लो, ठीक हो जाएगी गैस की प्रॉब्लम। ये सब एक ही रजाई में सोने के कारण हो रहा है। बाहर कोहरे वाली ठंडी है बहू, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। यहाँ कम से कम गर्माहट तो मिल रही है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक सुबह ससुर जी जब उठते हैं तो उन्हें चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अरे ये रजाई में इस गधे ने मेरा पैर रात भर दबा कर रखा था, अब देखो पैर काम ही नहीं कर रहे हैं, सूजन आ गई है। पापा मैं गरम पट्टी ला देता हूँ, थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। जिसके बाद पल्लवी तवा गरम करके सास को देती है और वो ससुर जी का पैर गरम तवे पर कपड़ा लगाकर सेकती है और फिर राहुल उनके पैरों में गरम पट्टी बांध देता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और रोजाना घर में हर किसी को कोई ना कोई समस्या घेरे ही रहती थी। और फिर एक दिन जब रात में सभी सो रहे थे, बबलू सबसे छोटा होने के कारण रजाई के अंदर सबके बीच दब जाता है और उसकी सांस घुटने लगती है। मम्मी बहुत परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, सांस नहीं आ रही है, मैं मर जाऊंगा। घर वाले घबरा कर बबलू को अस्पताल ले जाते हैं और डॉक्टर को सारी बात बताते हैं। ऐसा भी कोई करता है क्या? आप लोग ठंडी से बचने के लिए अगर इतना चिपक कर सोएंगे तो दर्द, गैस और ब्रीदिंग इश्यू जैसी समस्या तो होनी ही है। मैंने बच्चे को ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया है, कुछ देर में वो ठीक हो जाएगा, उसकी सांस नॉर्मल हो जाएगी। कुछ देर बाद जब बबलू ठीक हो जाता है तो सभी उसे घर ले जाते हैं और घर वाले अब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास था, जिस कारण अब कड़कड़ाती ठंड में भी सभी अपने कमरे में चादर ओढ़कर कांपते हुए सोते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। घर वालों की पुरानी समस्या तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन अब सर्दी, खांसी और बुखार की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सब मेरी गलती है। सॉल्यूशन निकालने के चक्कर में मैंने 16 लोगों के एक साथ सोने वाली रजाई तैयार कर दी। पल्लवी, जैसे तुमने इस रजाई को बढ़ाया वैसे ही इन्हें सेपरेट करके भी तो बना सकती हो ना, तो एक रजाई में 4 लोग आराम से सो जाएंगे और हम अपने लिए अलग से एक रजाई बना लेंगे। अब तुम तो जुगाड़ू हो ही। पल्लवी को भी राहुल की बात ठीक लगती है, जिसके बाद
पल्लवी फिर से सारी रजाई को खोलकर अलग अलग 4 रजाई तैयार करती है ताकि उसके तीनों सास ससुर और दादी सास और बुआ फूफा और सारे बच्चे सभी 4-4 के पेयर में रजाई में आराम से सो सकें। पल्लवी रजाई बनाकर सभी को देती है और अब सभी अपने कमरे में बहू की बनाई 4 लोगों की ओढ़ने वाली रजाई ओढ़कर मजे से सोते हैं। थैंक यू बहू रजाई के लिए, और सॉरी तू जब से आई हमने तुझे बहुत परेशान किया। कोई बात नहीं माँ जी। अब सभी आराम से अपने कमरे में रजाई ओढ़कर सोते हैं और बहू भी अपने लिए बढ़िया सी रजाई सिलती है और फाइनली बहू को उसकी रजाई मिल जाती है।